नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार पर। अतिशयोक्ति शब्द जो है दो शब्दों के मिलने से बना है। एक शब्द है अतिशय और एक है उक्ति। अतिशय शब्द का अर्थ होता है अधिकता, बढ़ा चढ़ाकर कुछ बढ़ा चढ़ाना, बढ़ाना चढ़ाना या अधिकता के लिए प्राय अतिशय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उक्ति होता है कही गई बात। तो जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कहती जाती है तो उसे हम अतिशयोक्ति कह देते हैं। तो काव्य के अंदर अतिशयोक्ति क्या है कि जब काव्य में किया गया वर्णन लोक की सीमा को लांघ जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये लोक की सीमा क्या है कि जिस प्रकार से संसार में होता है उससे बढ़कर कुछ हो। सामान्यतः मैं जैसे कहूं कि मनुष्य चल सकता है लेकिन मैं मनुष्य को उड़ता हुआ दिखा दूं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो जाएगी। एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सीधे बगैर किसी शस्त्र के यदि युद्ध करे तो हो सकता है 2-4 लोगों को मार भी दे, लेकिन मैं कहूं कि एक व्यक्ति 1000 लोगों को मार देता है तो यह अतिशयोक्ति है। तो इस प्रकार से जब वर्णन किए जाते हैं तो वो अतिशयोक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं, लोक की सीमा को लांघ जाते हैं। लोक में, संसार में ऐसा प्राय नहीं होता है या असंभव है ये बात। तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे, या यूं कहें कि जब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाती है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये भी सही है। पत्रा ही तिथि पाइयो वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहत आनन ओप उजास। अब ये क्या है देखिए, इस दोहे के माध्यम से समझेंगे। बिहारी लाल जी की सतसई से ये दोहा है। नायिका के विषय में कह रहा है, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कवि। कह रहे हैं कि नायिका के घर के पास केवल पंचांग देखकर ही तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाह घर के चहुपास, कि उसके घर के पास केवल पंचांग देख के ही तिथि का अंदाजा लगाया जा सकता है। पुराने जमाने में तिथि जानने के 2 ही तरीके थे। एक पंचांग देख लेना, दूसरा चांद की कलाएं देख लेना। चांद को देखकर तिथि का अंदाजा लग जाता था। तो अब कह रहा है कि नायिका के घर के पास जो दूसरा तरीका है, चांद की कलाएं देखकर तिथि का अंदाजा लगाने का, वो कामयाब नहीं होता। केवल पंचांग ही कामयाब है। ऐसा क्यों है? नित्य प्रति पुण्यो ही रहत। कह रहे हैं कि उसके घर के पास तो हमेशा ही पूर्णिमा रहती है। आनन ओप उजास, क्योंकि उसके मुख से हमेशा ही चांदनी टपकती रहती है, नूर छलकता रहता है। तो यहाँ इस प्रकार से उसके मुख की सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है, चांद के समान बता दिया गया है लगभग। तो यहाँ इतना सुंदर वास्तव में कोई होता नहीं है। तो यहाँ नायिका के मुख के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखिए, पंखुड़ी लगे गुलाब की पर ही गात खरोट, कि उसके शरीर पर गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही खरोंचे पड़ जाती हैं। वो इतनी नाजुक है नायिका। क्या वास्तव में कोई इतना नाजुक होता है? हमारे हिंदी सिनेमा में तो एक गाना है कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। और फूलों को नाजुक बताया है, यहाँ तो शरीर को नाजुक बता दिया, जिसमें एक गुलाब की पंखुड़ी मात्र से ही खरोंचे पड़ जाती हैं। तो इतनी मुलायम, इतनी नाजुक तो कोई होती नहीं है। तो यहाँ अतिशयोक्ति है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक चेतक की वीरता कविता है, वहां से है ये पंक्तियां कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। बड़ी चर्चा है चेतक घोड़े की। प्राय घोड़े पानी को पार नहीं करते हैं। जब राणा घोड़े पर दौड़ रहे थे, पीछे शत्रु की सेना लगी थी, तो आगे नदी आ गई, बड़ी नदी थी। तो राणा के मन में चिंता हुई कि घोड़ा नदी के पार कैसे जाएगा।
लेकिन जब तक राणा ये सोच पाते तब तक तो चेतक नदी के उस पार निकल चुका था। ऐसा प्राय हो नहीं सकता। तो उसकी घोड़े की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए इस प्रकार से लिखा है। और अगला है, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के रघुनायक सायक छूट न पाए। कह रहे हैं कि श्री राम के धनुष से तीर छूटा भी नहीं था, उससे पहले ही शत्रु के प्राण निकल गए। गजब हो गया। तीर लगने के बाद प्राण निकलते तो समझ आती थी बात, यहां तो तीर छूटा भी नहीं, उससे पहले ही प्राण उखड़ गए। हार्ट अटैक हो गया क्या? बस डर के मारे एकदम। तो ये भी अतिशयोक्ति की बात है। कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कह को आही तुम्हारे। यहाँ श्री राम के सौंदर्य का वर्णन है कि ग्राम की युवतियां सीता से प्रश्न करती हैं कि हे सुंदर मुख वाली, तू हमारे को बता कि ये करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाले एक ही कामदेव काफी है, क्योंकि कामदेव संसार में सबसे सुंदर पुरुष हैं। अब ये कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाले। श्री राम के सौंदर्य को इतना बढ़ा दिया है कि कामदेव का सौंदर्य भी उसके आगे फीका और करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य उसके आगे फीका है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। और भी आपने एग्जाम्पल एक बड़ा चर्चित पढ़ाया जाता है, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। कैसा होता है? लिखन बैठी जाकी सभी गहे गहे गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। यहां भी अतिशयोक्ति है कि लिखन बैठी जाकी सभी गहे गहे गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो यहां आप बताइए कि वो नायिका है, उसका सौंदर्य पल पल बढ़ रहा है। लिखन बैठी जाके कह रहे हैं कि एक चित्रकार जिसको अपने ऊपर बड़ा घमंड था, उसने कहा कि मैं नायिका का चित्र बना सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो नायिका का चित्र बनाने लगा, सामने नायिका बैठी है और वो चित्र बनाने लगा, जैसे नायिका का एक अंग बनाए और बना के दोबारा नायिका की तरफ देखने लगे तो नायिका और सुंदर हो जाए, फिर दोबारा प्रयत्न करे वो फिर और सुंदर, मतलब नायिका पल पल सुंदर होती जा रही थी। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस प्रकार से बहुत मिलते हैं हमारे साहित्य में। दूसरा अलंकार शुरू करेंगे, अन्योक्ति। तो देखिए अन्योक्ति क्या है? जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो अन्योक्ति अलंकार होता है। ये अप्रस्तुत उपमान ही है और प्रस्तुत उपमेय ही है। मैं इसको यूं भी कह दूं, जब उपमान के माध्यम से उपमेय का कथन हो या उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए तो अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार में दो शब्द हैं, आप देखें, एक अन्य और एक उक्ति। अन्य की उक्ति, किसी और की बात, या यूं कहूं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बात किसकी कर रहा हूं, असर किसी और पे हो रहा है, तो इसे अन्योक्ति कहते हैं। प्राय जब हम किसी को सीधे मुंह कुछ कह नहीं सकते तो भी हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की शैली का प्रयोग करते हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजी राज में कवि इस प्रकार का प्रयोग करते थे कि सीधे सीधे अंग्रेजों पे कटाक्ष नहीं किया जा सकता, तो अन्योक्ति के माध्यम से ऐसी बातें करते थे। अन्योक्ति के माध्यम से बात समझेंगे हम कि अति अगाध अति ओतरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। कहता कि अत्यंत गहरा और अत्यंत उथला, अत्यंत गहरा और अत्यंत उथला नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी, चार ही प्रकार के हैं जहाँ पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सकता है।
नदी का पानी पिया जा सकता है, कुएं का पिया जा सकता है, सरोवर का पिया जा सकता है, बावड़ी का पिया जा सकता है। 4 चीजें हैं। कह रहे हैं कि अत्यंत गहरा और अत्यंत उथला, चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे सरोवर हो, चाहे बावड़ी हो, उसके लिए सागर हो जाता है जहां जिसकी प्यास बुझ जाती है। साधारण सी बात है। तो क्या आपको लगता है कि कभी यहाँ नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी की बात कर रहा है, सागर की बात कर रहा है? सागर विशालता का सूचक है। नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी ये सागर से छोटे हैं। अगर हम विशालता की बात करें, पानी के रखने की बात करें, तो सागर के पास सबसे अधिक है। उसी प्रकार से सामान्य जीवन में मान लीजिए मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है और मैं आपसे मांगूं कि आप मुझे 5,000 रुपये दे देंगे, जबकि आपकी स्थिति हो सकता है 5,000 रुपये देने की न हो, लेकिन यदि आप फिर भी मुझे 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे किसी भी धन कुबेर से क्या लेना है? कोई धन कुबेर तो मुझे रुपए दे न दे, दुनिया में अनेक अमीर आदमी हैं, वो मुझे रुपए दें न दें, तो मेरे लिए तो वो एक आप ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि मेरी प्यास तो आपसे बुझ गई, मेरी ज़रूरत तो आपसे पूरी होती है, तो मुझे बड़े बड़े अमीरों से क्या लेना। इस प्रकार से आपने देखा अन्य अर्थ लिया हमने, न सागर की ही यहाँ बात है, न नदी की ही यहाँ बात है। और देखें, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। जयपुर के राजा जयसिंह बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे, अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, उनका बसाया ही जयपुर शहर है, आपने देखा। अब कवि बिहारी उनके राज्यकाल में राज्य कवि थे, उनके दरबार में वो कवि थे। राजा जयसिंह के मर जाने के उपरांत राजा जयसिंह के जो वंशज हुए, जो उत्तराधिकारी हुए, वो राजकाज को उतना अच्छा नहीं संभाल पाए। तब कवि कहता है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, कि हे भंवरे, तूने जिन दिनों यहाँ फूल देखे थे वो अब बहारों का मौसम बीत चुका है। अब अली रही गुलाब में, कि हे भंवरे, अब तो इस गुलाब में कटीली डालियां ही रह गई हैं, कांटे ही कांटे रह गए हैं। तो एक आम व्यक्ति से कह रहा है कि हे मनुष्य, कि जिन दिनों तूने इस राज में, इस राजकाज में, इस राज्य में खुशियां ही खुशियां देखी थी, अब वो समय बीत चुका है और अब तो यहाँ दुख ही दुख रह गए हैं, परेशानियां ही परेशानियां रह गई हैं, क्योंकि राजा जयसिंह जैसी बात उनके उत्तराधिकारियों में नहीं है। जिस प्रकार से राजा जयसिंह अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, उतना ख्याल उनके बेटे नहीं रख पा रहे, उनके उत्तराधिकारी नहीं रख पा रहे। अगला देखें, कमीज नहीं न सही, पैर से पेट ढक लेंगे। ये आदमी कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ये शेर दुष्यंत कुमार जी का शेर है। आज़ादी के बाद हमारे पास सीमित संसाधन थे और हमें सीमित संसाधनों में ही विकास करना था, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो थोड़े रुपये लेकर, थोड़ी तनख्वाह लेकर भी देश के लिए काम कर सकें। तो जो लोग आगे आए थे उनको ही ये शेर डेडिकेटेड है कि कमीज नहीं न सही। कमीज पर्याप्त संसाधनों का प्रतीक है। तो जिस प्रकार किसी के पास कमीज नहीं होती, उसको ठंड लगती है, तो वो अपने पैरों से सिकुड़ के बैठ जाता है, पैरों से ही पेट को ढकने की कोशिश करता है। तो वही बात, ये आदमी कितने मुनासिब है इस सफर के लिए कि जो कम में भी गुजारा कर सकते हैं। और हमारा सफर कौन सा था? देश को आगे लेकर जाने का सफर, देश को आगे बढ़ाने का सफर, विकास के रास्ते पे लेके आने का सफर। तो इस सफर के अंदर हमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो थोड़ा लेके भी अधिक देने को तैयार हों। उन्हीं को समर्पित ये शेर है। एक मेरा अपना शेर है, इस चूहिया के पैनेपन पर सदके जाऊं, मरासिमों के तार कुतर गई। दोस्तों, ये कौन सी चूहिया है भाई जो मरासिमों के तार कुतर जाती है? मरासिम संबंधों को कहते हैं, राबता भी कह सकते हैं। इन दिनों पिक्चर भी आई थी राबता। तो ये जो बात कर रहे हैं विकास की, आधुनिक हो जाने की, ये आधुनिकता क्या है? ये चूहिया वो आधुनिकता है जिसके दांत बड़े पैने हैं। ये जो भौतिक संसार है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, आप कहीं भी ले सकते हैं। ये चूहिया उपभोक्तावादी संस्कृति है। ये चूहिया
भौतिकतावादी संसार है, ये चूहिया तथाकथित आधुनिकता है, यह चूहिया धन के पीछे की दौड़ है। आप इसे जिस भी रूप में देखना चाहें, कि जब भी हम उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाते हैं तो हमारे संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। हम जब भी मेटलिस्टिक हो जाते हैं, भौतिकतावादी हो जाते हैं, तो हमारे संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। तो संबंध निरंतर टूट रहे हैं। हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली आ रही हैं और उनमें भी शांति नहीं है। निरंतर अंतर्द्वंद बढ़ रहा है, कुंठा बढ़ रही है, संतरास बढ़ रहा है, आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये सब मरासिमों के तार कुतर जाने का ही परिणाम है कि संबंध नहीं रहे पहले जैसे, भरोसा नहीं रहा किसी का किसी पर। एक और, सुन वे गुलाब जो तूने पाई खुशबू रंगो आब, खाद का चूसा खून अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यहां सुविधा भोगी वर्ग, निराला जी की कविता है कुकुरमुता, वहां से है कि सुविधा भोगी वर्ग पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। गुलाब सुविधा भोगी वर्ग का, जमींदारों का, अमीरों का, अंग्रेजों का प्रतीक है। तो क्या कहते हैं कि हे गुलाब, जो तेरे अंदर खुशबू है, रंग है, आब है, इसमें तेरा क्या है? खाद का चूसा खून, तूने तो खाद का खून चूसा है, तो बड़ा अशिष्ट है। तुझे नहीं लगता कि ये तेरा इसमें क्या किया धरा है? आज जो बड़े बड़े महल हैं अमीरों के, वो किसने बना दिए? गरीबों ने बना दिए। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति बने बैठे हैं, वो किसकी वजह से हैं? मजदूरों की वजह से हैं। यदि मजदूर ना होता तो उद्योगपति भी नहीं होता। तो उनको कह रहा है कि सुन बे गुलाब, कि हे अमीर सुन, तेरे अंदर आज जो खुशबू है, तेरे वस्त्रों से जो खुशबू आती है, जो तू इठलाता फिरता है, चमकीली गाड़ियों में, ऊंचे ऊंचे महलों में इतराता है, तुझे गरीबों के पसीने से बदबू आती है, तो वास्तव में तेरा इसमें क्या है अमीर होने में? ये तेरी अमीरी उन गरीबों के खून चूस कर ही तू अमीर हुआ है। वास्तव में तू तो पूंजीपति है। तो और भी अनियोक्तियां बहुत हैं। कहाँ तो चिराग तय था हर घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी का ये शेर है, अनियोक्ति है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। और हो चुकी है मंच पर पूरी व्यवस्था, अब केवल नेपथ्य में संभावना है। तो अनियोक्तियां बेहतरीन होती हैं। मेरा यह मानना है कि अनियोक्ति ही वास्तव में काव्य है। मैं श्रेष्ठ काव्य उसे ही मानता हूं जिसमें अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ हो। मजा आ जाता है क्योंकि उसका कोई सीमा नहीं है, असीमित अर्थ निकलते चले जाते हैं, क्योंकि एक प्रतीक अनेकों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।